Okay, students, we are in the week 4 and lecture 3 of that is based on criminal law, and today we will be discussing criminal trial. So I'll request sir to unmute his mic and continue with the session. Thank you. Assalamu alaikum students. Walaikum Assalam, sir. Alaikum assalam. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूएशन ये है। कल हमने एफआईआर और प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एफआईआर, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एफआईआर ये डिस्कस की थी। एफआईआर के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है, एफआईआर कौन करवा सकता है और किन हालात में एफआईआर हो सकती है। बेसिकली जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो उसके बाद जो स्टेट मशीनरी है उसको हरकत में लाने के लिए जो फर्स्ट उसका एक्शन होता है वो एफआईआर से ही स्टार्ट होता है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो स्टेट मशीनरी है वो हरकत में आती है और उसके बाद वो क्रिमिनल की अरेस्ट और उनकी उस क्राइम जो है कमीशन ऑफ क्राइम उसकी रेलिवेंट जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होती है। तो आज हम एफआईआर के बाद जब एक एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद जो एक्यूज होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनका ट्रायल, उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनका प्रोसीजर ट्रायल का और उसकी कन्विक्शन तक ये सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। एफआईआर जब रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर सेक्शन 54 सीआरपीसी तो उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो पुलिस है वो एलिजिबल होती है, लीगली बाउंड होती है कि वो एफआईआर जिन क्रिमिनल के खिलाफ लॉन्च होती है उनको वो अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद उसमें जितनी भी उस क्राइम से रेलिवेंट जितनी भी वो एविडेंस है उनको कलेक्ट करे और जो प्रूफ हैं उनको कलेक्ट करे। जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद पुलिस एफआईआर में नामजद जितने भी मुल्ज़मान होते हैं, एक्यूज पर्सन होते हैं, उनको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस उनका कोर्ट से एक रिमांड लेती है। रिमांड का लफ्ज़ जब हमारे सामने आता है तो रिमांड बेसिकली एक लीगल परमिशन होती है कोर्ट की तरफ से टू डिटेन द एक्यूज पर्सन अंडर कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस को ये एक परमिशन कोर्ट की तरफ से दी जाती है कि आप जो एक्यूज हैं जिनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है उनको आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। बेसिकली रिमांड की टू टाइप्स ऑफ रिमांड, फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड। ये रिमांड की दो किस्में हैं। जो जब एफआईआर हो जाती है और पुलिस एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस कोर्ट से एक उनका फिजिकल रिमांड सीख करती है और कोर्ट उनको परमिशन देती है कि आप इनको अपनी कस्टडी में रख कर इनके खिलाफ जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी इसके प्रूफ है वो इस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी प्रूफ है वो इकट्ठे कर सकते हैं। और ये रिमांड 167 सीआरपीसी एक सेक्शन है उसके तहत पुलिस इनको ग्रांट करती है फिजिकल रिमांड। मैक्सिमम टाइम पीरियड इस रिमांड का 14 डेज होता है। 14 डेज तक पुलिस इनको लीगली तौर पे किसी भी एक्यूज को अपने पास रख सकती है और उस जो ऑफेंस है, जो जुर्म है जो उसने सरजद किया है उससे रेलिवेंट जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकती है, उनसे तफ्तीश कर सकती है, उनसे किसी और कोई पॉइंटेशन करवानी है वो करवा सकती है, उनसे कोई रिकवरी करनी है वो कर सकती है विद इन 14 डेज। जब 14 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जब उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश करती है तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको जुडिशियल रिमांड में या जुडिशियल कस्टडी में जेल भिजवा देते हैं अंडर सेक्शन 344 सीआरपीसी। सेक्शन 344 सीआरपीसी जो जुडिशियल रिमांड से रिलेटेड है, डील करता है, इसकी जो टाइम पीरियड है ये भी मैक्सिमम 14 डेज है। और ये 14 डेज बेसिकली पुलिस को इस वजह से दिए जाते हैं कि अब उसने जो अपनी ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड एक्यूज से जो एविडेंस कलेक्ट करनी थी वो तो कलेक्ट कर ली है, जो प्रूफ लेने थे वो तो कर लिया है। अब उन सब प्रूफ को इकट्ठा करके, एविडेंस को इकट्ठा करके जब तक जो एक्यूज है ये जुडिशियल रिमांड में रहेगा नेक्स्ट 14 डेज में उनका एक चलान मुरतब करके कोर्ट में सबमिट कराए ताकि उसका ट्रायल किया जा सके। सबसे पहले पुलिस जब अक्यूज को अरेस्ट करती है तो उसका एक फिजिकल रिमांड कोर्ट से सीख करती है और फिजिकल रिमांड मैक्सिमम 14 डेज का होता है। उस 14 डेज में पुलिस
उससे एविडेंस कलेक्ट करती है, उससे कोई रिकवरी वगैरह अगर करनी हो तो वो करती है, और रिकवरी करने के बाद उसको नेक्स्ट 14 डेज में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल रिमांड उसको जुडिशियल लॉकअप में जेल में भेज दिया जाता है। और वो जो टाइम पीरियड उसका होता है, जब फिजिकल रिमांड कंप्लीट होता है उसके बाद उसका जुडिशियल रिमांड जब शुरू होता है, जुडिशियल रिमांड के शुरू होने के 14 डेज के अंदर अंदर पुलिस ने उस तमाम एविडेंस को कंपाइल करके कोर्ट में एक चालान की सूरत में सबमिट करवाना होता है। और पुलिस एक कंप्लीट चालान कोर्ट में सबमिट करती है। उस एविडेंस में उस क्राइम से रिलेटेड जितनी भी एविडेंस होती है वो कंप्लीट चालान विद रिकवरी विद ऑल एविडेंस रिलेटेड टू दैट ऑफेंस पुलिस उसको कंपाइल करके कोर्ट में पेश करती है। अब कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने एक चीज़ उसमें डिटरमिन करनी होती है कि ऑफेंस आया ट्राएबल बाई मजिस्ट्रेट है या ट्राएबल बाई सेशन जज है। अगर तो कोई उसमें हीनियस ऑफेंस हो, जैसे मर्डर है, डकैती है, इस किस्म का कोई ऑफेंस हो, तो वो ट्राएबल बाई सेशन जज होता है। अब ये ट्राएबल बाई सेशन जज या ट्राएबल बाई मजिस्ट्रेट, इसका भी कोई स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई सीआरपीसी में, बल्कि इसमें एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें ऑफेंसेस को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका जो ट्राएबल बाई मजिस्ट्रेट होते हैं, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ट्राएबल बाई सेशन जज होते हैं। अगर ऑफेंस ट्राएबल बाई मजिस्ट्रेट हो तो फिर वो चालान जो है पुलिस मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। अगर वो ट्राएबल बाई सेशन जज हो तो वो चालान, उस ऑफेंस का चालान जो है वो सेशन जज के पास पेश किया जाता है। और जब चालान कोर्ट में सबमिट हो जाता है तो उसके बाद उसका एक फॉर्मल ट्रायल शुरू करती है कोर्ट उस अक्यूज का। और फिर कोर्ट उसको जो उसका जुडिशियल लॉकअप होता है, जुडिशियल लॉकअप में उसको उसकी कस्टडी होती है, जेल से उसको तलब करती है और उसका एक फॉर्मल ट्रायल शुरू करती है। फॉर्मल ट्रायल शुरू करने की जो इब्तदा होती है वो बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है। कोर्ट सबसे पहले उसको अक्यूज को बुला के उस पर एक जो एफआईआर होती है, एफआईआर से रिलेटेड कोर्ट उस पर चार्ज फ्रेम करती है और उसको एक्सप्लेन करती है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, जो सच एंड सच पर्सन है उसने ये एलिगेशन आपके खिलाफ लगाया है, और पुलिस ने इस एलिगेशन से रिलेटेड आपके खिलाफ चालान मुरतब करके और बमै एविडेंस इसको कोर्ट में भेजा है। आप इसको एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। अगर अक्यूज उस वक्त एडमिट कर ले तो फिर उसको इकबाल जुर्म उसको कहते हैं, और इकबाल जुर्म जब अक्यूज कर लेता है तो उसको उसी वक्त सजा कोर्ट दे देती है। उसमें फर्दर किसी किस्म के ट्रायल की या किसी किस्म की रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर अक्यूज एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब कोर्ट उससे पूछती है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है और अक्यूज उसको डिनाई कर देता है, तो फिर उसका एक फॉर्मल ट्रायल जो है वो कोर्ट उसमें स्टार्ट करती है। और फॉर्मल ट्रायल के जैसा कि मैंने बताया कि उसकी इब्तदा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से होती है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद जो कोर्ट है वो प्रोसिक्यूशन को, जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर लॉन्च करवाई होती है, कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है कि जो भी आपकी एविडेंस है जो कि आपने एक तफ्तीशी अफसर को पेश की वो डायरेक्ट कोर्ट में पेश करें। और फिर कंप्लेनेंट अपनी जितनी भी एविडेंस होती है, जितने भी विटनेस होते हैं उस अगेंस्ट दैट अक्यूज पर्सन, वो कोर्ट में पेश करता है और अपना एविडेंस और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। जब अक्यूज की कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट सारी रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद जो अक्यूज पर्सन होता है उसको ये राइट होता है कि कंप्लेनेंट एंड अदर विटनेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, जितने भी गवाहान होते हैं उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन अक्यूज की तरफ से उसका काउंसल करता है। और उसमें वो कोशिश करते हैं कि उसको शैटर करने की जितनी भी एविडेंस होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसके जितने लीगल लेकुनाज होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो एविडेंस कंप्लीट हो जाती है कंप्लेनेंट की, तो फिर कोर्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी देती है एक्यूज को कि आप अगर कोई एविडेंस अपनी फेवर में या अपनी बेगुनाही में पेश करना चाहें तो वो पेश कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ट्रायल में होता ऐसी है कि जो अक्यूज पर्सन होता है वो कोई एविडेंस इसमें पेश नहीं करते, बल्कि सिंपल वो इसी पे रिलाई करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन केस है वो झूठा है और वो प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है।
क्योंकि अगर वो कोई एविडेंस पेश करते हैं अक्यूज की तरफ से तो फिर जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको ये राइट अवेलेबल होता है अंडर द लॉ कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। तो उस क्रॉस एग्जामिन से बचने के लिए अक्यूज की हमेशा यही कोशिश होती है कि कोई एविडेंस अपनी फेवर में नहीं पेश की करते और ना पेश की जाती है। जब अक्यूज वो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है या नहीं करता, उसकी जो स्टेज गुजर जाती है अपनी एविडेंस की, तो उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आती है। फिर कोर्ट जो दोनों पार्टीज होती हैं, अक्यूज पार्टी और कंप्लेनेंट पार्टी, उनकी एक फाइनल आर्गूमेंट उनकी सुनती है। दोनों पार्टी अपनी अपनी फेवर में आर्गूमेंट देती हैं कोर्ट के सामने कि हमने, प्रोसिक्यूशन ये साबित करने की कोशिश करती है कि हमने अपना केस साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है, और अक्यूज की तरफ से ये कोशिश होती है कि हमने ये प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज की एविडेंस और आर्गूमेंट को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट अपनी एक जजमेंट देती है, और वो जजमेंट कन्विक्शन या एक्विटल की सूरत में होती है। अगर तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर लेता है तो उसको कन्विक्शन हो सकती है अक्यूज को, अगर वो साबित नहीं कर लेता तो उसको एक्विटल हो जाती है। इसी तरह ड्यूरिंग ट्रायल, जैसे मैंने बताया कि जब वो पुलिस अपना चालान जो है वो सबमिट करती है कोर्ट में, तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, क्योंकि ट्रायल जो है वो फॉर्मली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है, तो कोर्ट अपने और उस जो चालान है एग्जामिन करती है। और कोर्ट अगर ये समझती है कि इसका ट्रायल जो है ये बेसूद है, एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, जो एक एफआईआर ये झूठी है, ये बेबुनियाद है, तो कोर्ट, अगर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल हो तो मजिस्ट्रेट को ये राइट अवेलेबल होता है कि वो सेक्शन 249A के तहत उस अक्यूज को एट दैट स्टेज वो उसको एक्विट कर सकता है या बरी कर सकता है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, विदाउट कंडक्टिंग ऑफ ट्रायल, विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 249A CRPC का एक सेक्शन है जिसमें मजिस्ट्रेट को ये अथराइज होता है कि वो अगर ये समझे कि ये एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, ये एक एफआईआर झूठी है और बेबुनियाद है, तो उसको किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग ट्रायल, बिफोर कमेंसिंग ऑफ ट्रायल, उसको एक्विट कर सकता है। इसी तरह अगर ट्रायल सेशन ट्रायल हो और सेशन जज के सामने जब कोई चालान सबमिट किया जाता है पुलिस की तरफ से, तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, सेशन जज को सेक्शन 265K के तहत ये इख्तियार हासिल होता है कि वो उस अक्यूज को विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, विदाउट कंडक्टिंग ऑफ फॉर्मल ट्रायल उसको कन्वे, उसको एक्विटल कर सकती है सेशन कोर्ट उसको। कल के टॉपिक में हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि इन केस अगर कोई शख्स एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देता है और एफआईआर उसकी नहीं होती, उसकी एफआईआर रिजेक्ट हो जाती है या पुलिस उसको डिले करती है, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो जो रेमेडीज हमने डिस्कस की थी उनमें नंबर 1 ऑफ रेमेडी ये थी कि कंप्लेंट, वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्ट कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन जज के सामने अपनी कंप्लेंट अंडर सेक्शन 20200 CRPC फाइल कर सकता है। इन केस कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी शख्स डायरेक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन जज के सामने फाइल करता है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा एफआईआर ट्रायल से हट के होता है, क्योंकि एफआईआर केस में तो पुलिस अपना एक चालान मुरतब करके जिसमें जितनी भी वो अपनी एविडेंस होती है, प्रूफ होते हैं अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, वो उसको कलेक्ट करके और कंपाइल करके कोर्ट में पेश करती है, और उसके बाद कोर्ट अपना चार्ज फ्रेम करती है और एक फॉर्मल ट्रायल उसका कंडक्ट करती है। लेकिन जब कोई शख्स डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर देता है बिफोर द कोर्ट, कंसर्न कोर्ट, तो उस कंप्लेंट को एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट ये समझती है कि इसमें जो अक्यूज है इनको तलब करना चाहिए और इनका ट्रायल करना चाहिए, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करने के बाद डायरेक्ट जो अक्यूज पर्सन है उनको एक समन इशू करती है और उनको कोर्ट में तलब कर लेती है। जब अक्यूज पर्सन कोर्ट में तलब हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं, तो कोर्ट उन पे एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करती है। जिस तरह एफआईआर में एक चालान सबमिट होने के बाद चार्ज फ्रेम होता है, इसी तरह कंप्लेंट केस में जब कंप्लेंट फाइल होती है तो कंप्लेंट को लीगल और वैलिड समझने के बाद जब कोर्ट एक्यूज पर्सन को समन करती है और वो कोर्ट में पेश हो जाते हैं, तो उसके बाद इन पर एक चार्ज फ्रेम होता है
और चार्ज फ्रेम होने के बाद उसका ट्रायल शुरू हो जाता है और उसके बाद उसका प्रोसीजर सेम ही होता है जैसे एफआईआर केस में होता है। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है, जिस तरह एफआईआर में एक चालान मुरतब होता है और वो कोर्ट में पेश किया जाता है पुलिस की तरफ से, कंप्लेंट केस में ऐसा कोई चालान सबमिट नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट एविडेंस कंप्लेनेंट की कोर्ट में पेश की जाती है और वो कंप्लेनेंट और उसके विटनेस कोर्ट में पेश होते हैं और उनकी एविडेंस और स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हुए जो कोर्ट होती है डायरेक्ट एक्यूज पर्सन को तलब कर लेती है और उन पे चार्ज फ्रेम कर देती है और उसके बाद उनका कंप्लीट ट्रायल होता है। और उस ट्रायल के बाद फिर उनका सारा प्रोसीजर इसी तरह होता है जिस तरह एक एफआईआर केस में होता है और एंड पे जाके उसकी एक्विटल होती है या कन्विक्शन होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक एफआईआर केस में और कंप्लेंट केस में, जो कि इस थोड़ा सा प्रोसीजर है इसका वेरी करता है एक दूसरे से बिफोर सबमिशन ऑफ चालान। बाकी ट्रायल का प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक ही है। तो ये बेसिकली ये मेन चीज़ें थी जो कि क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड और रेलिवेंट थी, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस की। क्रिमिनल ट्रायल, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, और एफआईआर ट्रायल और कंप्लेंट ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर कोई भी इंसान जो है वो सेशन जज या मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल करता है अंडर सेक्शन 200 CRPC, तो सर कौन सी चीज़ है जो कि ये हमें बता सकती है कि ये केस वैलिड है और इस पे जो है वो हम अक्यूज को समन करें। वो बेसिकली जब आप कंप्लेंट फाइल होती है ना, तो कंप्लेंट जो फाइल करता है जो शख्स, वो अपनी एक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करवाता है और उस अपनी स्टेटमेंट के साथ साथ जो अपने विटनेस होते हैं उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाता है। जब विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट ने ये डिसाइड करना होता है कि ये एक वैलिड कंप्लेंट है और समन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट उस एविडेंस को देखते हुए फिर आगे डिसाइड करती है कि समन करना चाहिए या कंप्लेंट ये बनती है एक या नहीं बनती। थैंक यू सर। Excuse me, sir. यस। What is the main difference between complaint and FIR? FIR lodged by the police, while the complaint case directly filed before the court of law, concerned court of law, either magistrate or session court. Sir, do we file the complaint in the court before filing the FIR, or just removing that FIR step? No. Before filing the complaint, you must file an application for registration of FIR before the police. If the police reject your application or deny to register FIR, then you may file complaint before the court. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें एफआईआर हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते, आवाज नहीं आ रही तो आपकी प्लीज। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं